हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिक एजुकेशन। सो अभी मुझे एक क्वेरी मिला, स्टूडेंट ने हमें एक मेल किया था, एक क्वेश्चन जो गेट 19 में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आया था क्वेश्चन बक कन्वर्टर से। और कुछ क्वेश्चन इस टाइप का था जिसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो लोड है, रेजिस्टिव लोड के अक्रॉस पावर निकालना था और उनको डाउट था कि कहाँ वहाँ हम आरएमएस लेंगे या एवरेज लेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या था, एक पहले तो ये दिया हुआ था कि बक कन्वर्टर है और दूसरा चीज़ उसका कुछ पैरामीटर दिया हुआ है, VDC इज इक्वल टू 48 वोल्ट, आर की वैल्यू दे रखी है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी दिया है, ऑन टाइम दिया है और पावर अक्रॉस लोड, ये तीन चीज़ दिया हुआ है। पावर अक्रॉस लोड आपको निकालना है तो आपको फ्रीक्वेंसी और ऑन टाइम मिला हुआ है तो ड्यूटी साइकिल आप निकाल सकते हो, वो 0.25 आता है। सबसे पहले यहाँ पे मिस्टेक क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, क्या कर रहे हैं वो देखो। ये एक बक कन्वर्टर, एक्चुअल में ये बक कन्वर्टर नहीं है। बक कन्वर्टर मैं अभी बनाऊंगा कैसा होता है। बक कन्वर्टर में क्या होता है, यहाँ पे एक इंडक्टर होता है, यहाँ पे एक कैपेसिटर होता है, राइट, ऐसा। दिस इज L एंड दिस इज C। ये हुआ हमारा बक कन्वर्टर। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बक कन्वर्टर एंड स्टेप डाउन चॉपर, जो शायद ही आपको कोई बताया होगा। स्टेप डाउन चॉपर और बक कन्वर्टर में डिफरेंस है, ठीक है, वो डिफरेंस हम बताएंगे आपको। अभी आप देखो कि ये एक बक कन्वर्टर है और इसमें आपको रेजिस्टिव लोड है जिसकी आर की वैल्यू 24 ओम दे रखी है और यहाँ पे आपको पावर निकालना है। तो स्टूडेंट एग्जाम में क्या कर दिए, उनको याद है कि जब भी पावर एक्रॉस रेजिस्टेंस निकालते हैं तो V0 RMS का स्क्वायर अपॉन R कर देते हैं। V0 RMS हमको पता है √2 इंटू VDC का स्क्वायर अपॉन R, राइट। और यहाँ पे √0.25 मल्टीप्लाइड बाई आप पुट करो, VDC की वैल्यू 48 पुट करो, R की वैल्यू 24 पुट करो, आपको जो आंसर आएगा दैट इज 24 वाट। और 24 वाट ऑप्शन में है। गेट हमेशा ऐसा पेपर डिज़ाइन करती है जिसमें आप मिस्टेक करोगे और जो भी रटाया जो कॉन्सेप्ट होता है, जो किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप सही से अच्छे से आपको गाइड नहीं किया गया है और रटाया कॉन्सेप्ट अगर आप देखो कि जब भी रेजिस्टिव लोड हो मतलब V0 RMS स्क्वायर अपॉन R कर दो, आपको पावर मिल जाएगा, और आप रट के ऐसा करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप समझ लो, दिस इज रॉन्ग, ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। आप ध्यान रखना कि क्या कंडीशन है, हर जगह हम रेजिस्टिव लोड के लिए RMS का स्क्वायर अपॉन R नहीं करते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। मोस्टली 95% केस में हम यही करेंगे, लेकिन 5% वो केस होगा जिसमें हम ये कंडीशन नहीं अप्लाई करेंगे। अब ऐसे अगर आप करोगे तो 24 वाट आएगा, वो गलत हो जाएगा। अब एक और स्टूडेंट है जो ऐसा करके आया एग्जाम में, P इज इक्वल टू V0 एवरेज इंटू I0 एवरेज, या आप ऐसे ही बोल सकते हो V0 एवरेज का स्क्वायर अपन R, दैट मीन्स dVDC का स्क्वायर अपॉन R। इससे आप करोगे तो आपको आंसर जो मिलेगा दैट इज 6 वाट, ठीक है। तो ये करेक्ट है, जो 6 वाट जिसका भी आंसर आया है वो करेक्ट है। अब मैं बताने जा रहा हूँ रीजन, जो शायद ही आपको पता होगा कि ये करेक्ट क्यों है। इसमें आपको पता नहीं चलता है कि ये करेक्ट क्यों है। आप हमेशा रट लेते हो, कहीं पे एवरेज वैल्यू ले लेते हो मल्टीप्लिकेशन, कहीं पे RMS ले लेते हो, आप कंफ्यूज रहते हो। और उसी को गेट ने इस बार चेक किया कि आपको एग्जैक्ट में इंटरनल बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पता है कि नहीं, कहाँ RMS लेते हैं, कहाँ एवरेज लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में क्या है, बक कन्वर्टर दिया हुआ है, ना कि स्टेप डाउन चॉपर, पहली चीज। तो हम बक कन्वर्टर पहले देखते हैं। तो बक कन्वर्टर में देखो, अगर आप वेवफॉर्म बनाओगे, बक कन्वर्टर का अगर आप वेवफॉर्म बनाओगे तो कुछ ऐसा होता है। देखो IL ऐसा कुछ आएगा। यहां पे हम कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि दिस सर्किट इज वर्किंग इन डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, दैट मीन्स कि हमको कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड लेना पड़ेगा। और कोई पैरामीटर भी नहीं दिया है जिसकी वजह से हम बोले कि ये DCM में काम कर रहा है। I0 हम कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में ऐसा बनाते हैं, दिस इज I0, दिस इज IL। अब बताओ IC कैसा लगेगा। अगर हम IC की वेवफॉर्म बनाएं तो IC कैसा होगा, देखो दिस इज DT, है ना। थोड़ा मैं फास्ट करता हूं। IC कुछ ऐसा बनेगा, मतलब माइनस से प्लस ऐसा जाएगा। IC जो होता है यहाँ का करंट है, पूरे डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। दिस इज IL ऑफ T एंड दिस इज I0। तो IL ऑफ T माइनस I0 करो, IC मिल गया। अब बताओ व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज नथिंग बट आउटपुट वोल्टेज ओनली। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर हम कैसे निकालेंगे, वी नो IC ऑफ T इज इक्वल टू C dVC T अपॉन dt। तो यहां से हमको VC ऑफ T जो मिलेगा दैट इज 1 अपॉन C इंटीग्रेशन ऑफ IC ऑफ T इंटू dt प्लस VC ऑफ 0। इंटीग्रेशन करते कुछ कांस्टेंट आता है जिसका इनिशियल कंडीशन से कुछ लेना देना होता है, अगर आप इंटीग्रेशन पढ़े होगे तो ये इनिशियल कंडीशन 0, आप इसको इंटीग्रेट करो, उसके बाद उसमें ऐड करोगे कुछ DC वैल्यू, तो आपको जो V0 का जो वेव फॉर्म मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे मैं V0 का एक ओवरऑल वेव फॉर्म बताऊँ तो कुछ DC वैल्यू होगी और ये कुछ ऐसा मिलेगा।
साइनोसाइडल फंक्शन, लेकिन ये डाउन में नहीं जाएगा, ये डीसी ही वैल्यू होगा, ऐसा फ्लक्चुएट करेगा। दिस इज नोन एज डेल वीसी। यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होता है दैट इज डेल वीसी। तो अगर आप स्टैंडर्ड बुक रेफर करते हो जैसे एमएच रशीद, तो आपको आइडिया होगा बक कन्वर्टर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब सवाल यहाँ आती है कि इसमें हम पावर कैसे निकालें। दिस इज द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर एंड दिस इज द आउटपुट करंट अक्रॉस रेजिस्टर। आउटपुट करंट we are assuming that it is working in continuous conduction mode, that means current will be ripple free, क्योंकि इंडक्टर का काम ही है करंट को रिपल फ्री करना, कैपेसिटर का काम है वोल्टेज को रिपल फ्री करना, लेकिन डेल वीसी जीरो नहीं है, वोल्टेज रिपल आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे इस फंक्शन का और इस फंक्शन का फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन निकालिए। तो जब इस फंक्शन का ये डीसी वैल्यू का अगर आप फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, डीसी वैल्यू ए नॉट दैट इज इक्वल टू आई नॉट एवरेज। लेकिन जब इसका फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन निकालोगे तो इसमें आपको डीसी वैल्यू ए नॉट तो मिलेगा ही, दैट इज इक्वल टू वी नॉट एवरेज, और उसके साथ आपको हार्मोनिक कंपोनेंट भी मिलेगा। मतलब कि सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, डिपेंड करता है कि आपका इसका एक्सप्रेशन कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या प्रेजेंट होगा नहीं होगा। मतलब कि हार्मोनिक कंपोनेंट भी होगा अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल डीसी प्लस फंडामेंटल प्लस सेकेंड फोर्थ, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो हार्मोनिक कंपोनेंट का जो पावर है इसका मल्टीप्लीकेशन इस करंट से क्या पावर देगा क्या? अगर पावर विथ हार्मोनिक्स पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि एवरेज पावर हमको उस प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज ऑफ करंट से मिलता है, वोल्टेज एंड करंट से, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम होता है। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, जैसे कि मान लीजिए वी टी इज इक्वल टू, एक है वी एम साइन ओमेगा टी और आई टी है आई एम साइन 2 ओमेगा टी, क्या ये दोनों एवरेज पावर देगा? नहीं देगा, ये एवरेज पावर नहीं देगा। इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा आपको, लेकिन एवरेज पावर इसलिए नहीं देगा क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है। तो एवरेज पावर आपको उसी से मिलेगा जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम होता है। तो देखो इस वोल्टेज वेवफॉर्म का आपको कुछ डीसी वैल्यू मिलेगा वी नॉट एवरेज और प्लस हार्मोनिक कंपोनेंट मिलेगा, इजंट इट? फंडामेंटल, सेकेंड, फोर्थ जो भी मिले वो हमको निकाल के देखना पड़ेगा, हम उसको हार्मोनिक कंपोनेंट बोल रहे हैं, और ये डीसी वैल्यू। लेकिन करंट का आपको सिर्फ और सिर्फ आई नॉट एवरेज मिलेगा। तो बताओ वोल्टेज और करंट के बीच का ऐसा कौन सा फ्रीक्वेंसी है जो सेम है, दैट इज ओनली द डीसी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जीरो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जीरो इसमें भी मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जीरो इसमें भी मिल रहा है। तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से आपको एवरेज पावर मिलेगा। बाकी रेस्ट जितना भी हार्मोनिक कंपोनेंट आपको आउटपुट वोल्टेज में मिल रहा है उससे आपको यहाँ पे पावर नहीं मिलेगा। लॉजिक समझ में आ गया? तो इसका जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आपको देता नहीं कोई, हर कोई रटा देगा आपको, रट लो कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। 5% केस में देखो ये गलत हो गया जो आप वी नॉट आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर करते हो। तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो एवरेज पावर हमको मिलेगा वी नॉट एवरेज मल्टीप्लाइड बाई आई नॉट एवरेज। क्लियर हुआ? तो बक कन्वर्टर में जो आपका आउटपुट पावर जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू वी नॉट एवरेज मल्टीप्लाइड बाई आई नॉट एवरेज, या आप ऐसे कर सकते हो वी नॉट एवरेज का स्क्वायर अपॉन आर, दोनों सही है। तो यहाँ हम एवरेज वैल्यू लेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों का वेवफॉर्म क्या है, अलग है। तो इस टाइप का हम बोलते हैं, जैसे रेक्टिफायर अगर पढ़े होगे आप में से, तो मैं बोलता था करंट स्टिफ टाइप ऑफ लोड। तो वहां पे डेफिनेशन क्या था करंट स्टिफ टाइप ऑफ लोड का, कि जिसका वेवफॉर्म वी नॉट और आई नॉट सेम नहीं होगा। तो यहाँ देखो ये लोड करंट स्टिफ नहीं है, लेकिन वी नॉट और आई नॉट का वेवफॉर्म क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो ऐसे केस में हमारा जो आउटपुट पावर होगा दैट इज एवरेज वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, तो वी नॉट एवरेज मल्टीप्लाइड बाई आई नॉट एवरेज। रीजन समझ में आ गया? हार्मोनिक कंपोनेंट आपको वोल्टेज में मिल रहा है, लेकिन करंट में हार्मोनिक कंपोनेंट नहीं मिल रहा है, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको एवरेज पावर मिलेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको एवरेज पावर मिलेगा वी नॉट डीसी कंपोनेंट जो है उसका मल्टीप्लीकेशन से, जिसका फ्रीक्वेंसी 0 है। अब हम यहीं पे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इससे अगर आप निकालोगे तो आपका आंसर मिलेगा दैट इज 6 वाट। तो 6 वाट इज द करेक्ट आंसर। अब इसी जगह पे अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा आ जाता, मान लो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन में इन प्लेस ऑफ बक कन्वर्टर अगर ऐसा बोल दिया कि स्टेप डाउन चॉपर है, ठीक है, तो स्टेप डाउन चॉपर जैसे ही आपको बोलता है और सेम पैरामीटर दिया हुआ है, तो उस केस में आप मुझे बताओ क्या आंसर होगा। खुद सोचो और बताओ, मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। स्टेप डाउन चॉपर मतलब क्या, ये इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं है वहां, ठीक है, दिस इज स्टेप डाउन चॉपर। तो क्या इसका आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट वेवफॉर्म ऐसा कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसका कैसा आएगा, अगर स्टेप डाउन चॉपर होगा तो उस केस में आप देखो यहां पे
आउटपुट वोल्टेज आप ऐसा बनाते थे बीटेक में, दिस इज डी टी और डी टी से टी आपको मिलेगा नहीं, दिस इज वी नॉट। और आउटपुट करंट भी जो आपको मिलेगा वो सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा, 0 से डी टी और डी टी से कुछ नहीं टी। अब आई नॉट जो है दैट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। तो यहाँ पे अब देखो वेव फॉर्म वोल्टेज एंड करंट क्या हुआ, सेम हो गया। तो जैसे ही वेव फॉर्म वोल्टेज एंड करंट सेम हुआ, मतलब इसमें भी आपका डीसी वैल्यू, इसमें भी डीसी वैल्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी 0 कंपोनेंट इसमें भी है, 0 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इसमें भी है। इसमें भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा फोरियर से एक्सप्रेशन से, इसमें भी फंडामेंटल मिलेगा, तो वो दोनों भी पावर देगा। फिर सेकेंड फंडामेंटल इसका मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड फंडामेंटल इसका, वो भी पावर देगा। फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन विल हैव सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होगा वो सेम होगा क्योंकि वेव फॉर्म सेम है। मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपका वहां अगर फंडामेंटल मिल रहा है तो यहाँ भी फंडामेंटल मिलेगा, वहां सेकंड फंडामेंटल मिल रहा है तो यहाँ भी सेकंड फंडामेंटल मिलेगा। क्लियर हुआ इतना बात? तो उससे क्या होगा, जो ओवरऑल आपको पी एवरेज मिलेगा दैट इज VDC इंटू IDC, जिसको V नॉट एवरेज इंटू I नॉट एवरेज करते हैं, प्लस फंडामेंटल से भी आपको मिलेगा V1 RMS I1 RMS प्लस V2 RMS इंटू I2 RMS एंड सो ऑन। चूंकि हमारा हार्मोनिक कंपोनेंट का फ्रीक्वेंसी सेम है वोल्टेज और करंट में, तो हार्मोनिक पावर भी आपको इसके पैरेलली मिलेगा, और इसी को हम बोलते हैं ओवरऑल V नॉट RMS मल्टीप्लाइड बाई I नॉट RMS, जिसको आप बोलते हो V नॉट RMS का स्क्वायर अपॉन R। मतलब जब आपका वेव फॉर्म आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट अगर आपका सेम हो तो वहां पे RMS वैल्यू का स्क्वायर अपॉन R आएगा, लेकिन जैसे ही वेव फॉर्म V नॉट एंड I नॉट आपका डिफरेंट आया तो वहां हमको एवरेज वैल्यू लेना है। कंक्लूजन यही था। उसका मेन रीजन है फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन, मतलब कि पावर विथ हार्मोनिक्स अगर आप अच्छे से पढ़े होगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लियर है? तो यही है खासियत जेनिक टीम की। और जेनिक टीम में आप देखो कोर सब्जेक्ट जो है हमारे जो फैकल्टी है, जैसे चंदन सर है, EDC कम्युनिकेशन, आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, EC के लिए बहुत बेस्ट फॉर्म में दे रहे हैं फुल कोर्स में। मैं पावर सिस्टम ले रहा हूँ, हाफ ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज चॉपर एंड इन्वर्टर लूँगा, रेस्ट पंकज सर लेंगे एंड मशीन फुल पंकज सर ले रहे हैं। तो ओवरऑल डबल का अगर कोर सब्जेक्ट की बात करें तो आउटस्टैंडिंग फुल कोर्स बनने जा रहा है और बन ही रहा है। तो उसमें हम लोग ये जितना भी आप माइनर मिस्टेक कर रहे हो ना, करते हो जनरली, वो हम इंक्लूड कर दिए हैं। तो उससे एडवांटेज क्या होगा कि आपको नोट्स में ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, इसको ध्यान रखना, ताकि आप रियल गेट एग्जाम में मिस्टेक ना करो। हम लोग पिछले 3 साल से सिर्फ और सिर्फ डाउट सॉल्विंग ही में करते हैं। तो डाउट सॉल्विंग से क्या हमको फ़ायदा होता है कि हम स्टूडेंट का समझ जाते हैं कि वो मिस्टेक कहाँ कर रहा है, और जैसे ही हम समझ गए तो उस चीज़ को हम लोग नोट्स में नेक्स्ट ईयर अपग्रेड करा देते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। आपको जेनिक टीम में ये दिखेगा कि फुल कोर्स या फिर आप जो भी कोर्स पढ़े होगे, इवन क्रैश कोर्स भी पढ़े होगे, तो आपको कोर सब्जेक्ट बहुत ज़बरदस्त मिला होगा, है ना। तो ये कुछ था आंसर इसका, दैट इज द करेक्ट आंसर जो था वो 6 वाट था अकॉर्डिंग टू द गेट 19 क्वेश्चन। लेकिन अगर बक कन्वर्टर के जगह पे स्टेप डाउन चॉपर आएगा तो वहाँ पे आपका आंसर ये होगा। इससे अगर आप निकालो तो 24 वाट। ठीक है, तो जो लोग गेट 19 दे दिए हैं और उनका अच्छा नहीं गया है तो हमारा फुल कोर्स अवेल कर सकते हैं। बहुत जल्द हम आई थिंक नेक्स्ट डे हम कुछ आपके लिए प्लान ला रहे हैं। कल आपका एक वीडियो आएगा, उसमें आप देखना, आपको बहुत ही इजी और बहुत ही कम रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, वो बहुत कम पैसा लगेंगे आपको। और जो लोग अच्छे किए हैं गेट में उनको बेस्ट ऑफ लक, और जो लोग प्लान कर रहे हैं कि फुल कोर्स लेना है तो आप कोर सब्जेक्ट देख लेना कि कोर सब्जेक्ट आपको कौन ले रहा है, क्योंकि मेनली कोर सब्जेक्ट से ही आपका मार्क्स बूस्ट होगा। इस बार का अगर हम देखें तो कोर सब्जेक्ट से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, 13 मार्क्स का पावर सिस्टम से था, मशीन से भी उसी हिसाब से 10 मार्क्स का था। तो मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से ही आपका 33-35 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो यू कैन इमेजिन हाउ कितना आपके लिए कोर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोर सब्जेक्ट की फैकल्टी आप जहाँ भी पढ़ो, कोर सब्जेक्ट की फैकल्टी जरूर देख लेना, अदरवाइज आप फिर गेट 20 में या 21 में आप गड़बड़ कर दोगे और फिर आपको अफसोस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। जो लोग फुल कोर्स ले रहे हैं वो आप एक दिन और वेट करो, कल आपका एक बहुत अच्छा हम ऑफर देंगे, उससे आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। थैंक यू।